Good afternoon, class. Welcome to our channel. So, I hope you all are very well. So, we are going to some techniques of Taylor principle of management. हमारे कुछ दो वर्क स्टडी के दो रह गए थे और उसका हमारा एक एक मेन टेक्निक रह गया था, राइट। ठीक है, 5 टेक्निक्स से हमने 4 ऑलमोस्ट चौथा हमारा कंप्लीट होने वाला है, 3 कर लिए थे, फोर्थ वाला कंप्लीट होने वाला है। आज मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँगी, 5 टेक्निक्स आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब वर्क स्टडी की दो जो रह गए थे, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी, और डिफरेंशिएट प्राइस वेज सिस्टम हो गया था। ठीक है, तो आई होप आपको कल वर्क स्टडी वाला क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको मेथड स्टडी और मोशन स्टडी करवाया था, राइट। याद है आपको क्या था मेथड? कि मेथड आपको पता होना चाहिए, उस बेसिस पे अपना काम कर सकते हो। मोशन क्या था कि आप मूवमेंट कैसे कर रहे हो, राइट। अब हम पढ़ेंगे टाइम एंड फटीग क्या होता है। कल की क्लास में तो मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन सिम्प्लिफिकेशन भी क्लियर करा था। ठीक है, अब आते हैं टाइम स्टडी पे क्या होता है। It circumscribes the conventional time taken to complete a well-defined job. एक प्रॉपर वेल डिफाइंड जॉब होनी चाहिए, टाइम भी ले। ठीक है, कन्वेंशनली टाइम ले और अपने वेल डिफाइंड उसको जॉब को कंप्लीट करे। ठीक है, टाइम रेगुलेटिंग डिवाइसेस आर यूज फॉर ईच पार्ट ऑफ द टास्क। जो टाइम रेगुलेटिंग डिवाइस है वो यूज़ करता है हर एक पार्ट जो टास्क के अंदर हो रहा है। हर टाइम को पता था, जिस टाइम अगर हम लोग कोई भी टास्क कर रहे हैं हमें पता हो कि ये टाइम तक हमें अपना टास्क को कंप्लीट कर देना है। द स्टैंडर्ड टाइम इज सेट फॉर एंटायरली ऑफ द टास्क बाय टेकिंग डिफरेंट रीडिंग्स। एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है जब भी कोई इंटरली टास्क किया जाता है, टास्क बाय टेकिंग डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट रीडिंग्स को जो हम लोग को टास्क बांटा जाता है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम के साथ प्रॉपरली सेट किया जाता है, तभी हमारा टास्क प्रॉपरली लिया जाता है। किसके थ्रू? टाइम स्टडी के थ्रू। The course of time study will rely upon the frequency and volume of the task and the cycle time of the process and time measurement cost. अब देखो इसके अंदर टाइम कितना ज़रूरी है। अब हम लोग पढ़कर आए थे मेथड। ठीक है, मैं आपको इस पर बताती हूँ। पहला पढ़ा था हमने मेथड, देन हमने पढ़ा मोशन, अब हम पढ़ रहे हैं टाइम। ठीक है, मेथड क्या बताते हैं? मेथड स्टडी वो बताती है जो आपको प्रॉपर उस काम को मेथड आपको आता हो। ठीक है, आपको उस जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई भी टास्क दिया जा रहा है कंप्लीट करने के लिए, उसको आपको पता है कि आपने मेथड अप्लाई कैसे करना है, लगाकर आपने अपना काम क्लियर कर देना है। ठीक है, तो मेथड उस टाइम पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है मोशन। मोशन किस चीज़ के लिए आता है? मूवमेंट, कि आप मूव कर रहे हो। ओके, आप मूवमेंट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए कि हाँ आपको ये काम करना है। आप मूवमेंट ना कर आप थोड़ा अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए सोचो कि हाँ मोशनली हमारा टास्क भी कंप्लीट हो जाए। अब टाइम हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम बताते हैं, मेजर करेंगे, उसी बेसिस पे हमारा काम ठीक रहेगा। तो मेथड जब अप्लाई हो जाएगा ऑलरेडी मोशन भी हो जाएगा और टाइम का भी हमें पता चलेगा कि हम कितने टाइम में अपना टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। मोस्टली यही बताया हुआ है कि टाइम आप लोग क्या कर रहे हो, आप उस बेसिस पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो टाइम यही बताती है कि आपको कितने टाइम तक आपको उसको मेज़र करना है। आपका साइकिल टाइम जो चल रहा है वो यही कहलाती है, जो साइकिल टाइम है ना वो यही बताती है कि उसका प्रोसेस क्या है, ताकि वो अपने टाइम को मेजरमेंट कॉस्ट कर सके, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसीज बता सके। ठीक है, फटीग। A person is obliged to feel tired mentally and physically if she or he doesn't relax while working. ये क्या है?
अब ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन टायर्ड फील कर रहा है फिजिकली मेंटली, वो ठीक नहीं है, वो रिलैक्स, इफ़ शी और ही डजंट रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं है काम करने के टाइम पर, ठीक है। जब वो रिलैक्स ही नहीं होएगा तो काम भी प्रेशराइज के अकॉर्डिंगली करेगा, ठीक है। अगर उसको रिलैक्सेशन ही नहीं दिया जाएगा तो काम कर पाएगा नहीं। अगर रिलैक्स दे दिया, वो टायर्ड है तो उसको दे दिया, उसको थोड़ा टाइम दे दिया कि टायर्ड हो, मीन्स फिजिकली मेंटली काम नहीं हो पा रहा, उसको थोड़ा टाइम दो, उसको प्रेशराइज मत करो, ठीक है। द रेस्ट पीरियड विल असिस्ट वन टू रिकवर विटिलिटी एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। आप विटिलिटी एंड वर्क क्या करती है, सेम कैपेसिटी पे अपना काम करना, रेस्ट जो टाइम रहता है उसको वो शुरू कर देते हैं, उसका रिकवरी करना उसका शुरू कर देते हैं। दिस विल रिजल्ट इन इम्प्रूव पोटेंसी। पोटेंसीज एक यूज़ किया जाता है वर्ड इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। फटीग स्टडीज ट्राइज टू डिफाइन द अमाउंट एंड रेगुलेरिटी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड अकम्प्लिशिंग द टास्क। आप जब तक उसको रेस्ट नहीं दोगे एक एम्प्लॉय को तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। इसका मेन मोटिव ही यही है कि आप रेस्ट इंटरवल्स के टाइम पे रेस्ट दो, रेगुलरिटी पे काम अपना मत करवाओ, आप उसको थोड़ा सा टाइम दो। आप ये नहीं कि आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप उसको थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो जाए, रिलैक्स कर पाए। ये नहीं कि काम भी ना कर पाए इस चक्कर में। तो ये यही एक फटीग स्टडी है कि वो बताती कि रेगुलरिटी रेस्ट होना ज़रूरी है, तभी हम लोग जो हमें टास्क दी गए वो हम लोग तभी कंप्लीट पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, तो फटीग स्टडी यही बताती है। तो यही है टाइम फटीग। मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में लिख देती हूँ, लास्ट में क्या है जो रेस्ट के बारे में बताती है। टाइम होना, मेथड, मोशन, टाइम एंड फटीग। क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। अब टेलर ने क्या कहा है, टेलर हैज़ एडवाइज द एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट वेज सिस्टम इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। टेलर ने अडॉप्ट करने के लिए इसलिए कहा है ताकि इन ऑर्डर टू कि एम्प्लॉयज़ हमारे क्या हों, मोटिवेट, इसलिए ये सिस्टम शुरू करा। अकॉर्डिंग दिस सिस्टम वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। जो वेजेस जब हम लोग पे करते थे वर्क डन के बेसिस पे करते थे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड इन डूइंग द वर्क। कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया उसके बेसिस पे हम नहीं करते थे पे वर्कर्स को, ठीक है। जितना टाइम, मतलब चाहे वो जितना उन्होंने काम, वेजेस आर पेड ऑन द, जिन्होंने इतना काम ख़त्म कर दिए, जिन्होंने उतना काम ख़त्म कर दिया है वर्कर्स ने, उनके बेसिस पे उनको वेजेस दे दिए जाते थे। कितना उन्होंने टाइम स्पेंड करा है काम करने में, चाहे 7-8 घंटे उन्होंने टाइम लिखा, बट वो पैसे कितने देते थे, जितना उन्होंने काम किया हुआ है। सपोज अगर एक वर्कर है, मान लो लेबर है, ठीक है, लेबर है एक, लेबर को टाइम, लेबर जो है रेगुलर वेजेस लेती है, हर दिन के वेजेस लेती है ना, ठीक है। अब इसको बताया गया कि ये बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। अब बिल्डिंग में कुछ फ्लैट्स बनेंगे, उससे 1 2 3 4 फ्लैट्स बनाने, बिल्डिंग खड़ी करने के, सब कुछ लेंटर जो भी लगता है। तो अब उसने एक दिन में जो थोड़ा बहुत काम किया होगा, उसे जितना भी काम किया उसके वो उसको वेजेस दे देते हैं, जितना उसने किया। चाहे उसने 8 से 10 घंटे काम किया, ठीक है, 8 से 10 घंटे उसने उसको काम किया। क्लियर है। अब लेबर क्या करेगी, लेबर कहेगी, लेबर जो वर्कर्स है वो लोग क्या कह रहे हैं, जो टेलर का कहने का मतलब ये था कि अब जो उसको एक्स्ट्रा टाइम, जो आपने एक्स्ट्रा टाइम उसने लगाया है ना, काम तो उसका था 6-7 घंटे का, बट एक्स्ट्रा उसने बोला कि हाँ लेबर्स ऑलरेडी बैठ जाती है काम करने के लिए, क्योंकि उनको कि हाँ
यही है, उनको काम उस बेसिस पे दिया गया कि वो जिन्होंने जितना काम किया है, अगर उसने इतना सा बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर तक उसने फर्स्ट फ्लोर तक थोड़ा बहुत जो खड़ा कर दिया है, अभी उसे और 2-3 फ्लोर्स खड़ी करनी है, उसी का सिर्फ पैसा देगा जो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में जितना उसने काम किया, वाइट वॉश किया, पेंट किया, जो भी किया, उसी का काम, उसका ही पैसा उसको दिया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा जो उसने काम किया है उसका पैसा नहीं दिया जाएगा उसको। जितना उसने काम किया है देखा जाएगा कि ये टाइल्स लगी है, यहाँ पे पेंट हुआ है, यहाँ पे अलमीरा बनी है, यहाँ पे डिश वॉशर लगा है, यहाँ पे कुछ लगा है, तो उतना पैसा देगा, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा उसको। ठीक है, उससे जितना भी टाइम लगा है वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा। क्लियर है? यही लिखा है यहाँ पे कि क्या बता रहा है कि देखो, वर्क डन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पेंड इन डूइंग वर्क। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखो, इन दिस 2 डिफरेंट वेजेस रेट आर यूज, वन इज द हाई वेज रेट एंड अदर इज द लो वेज रेट। एक जो होता है हाई पे दे देते हैं और एक लो रेट होता है। दोज वर्कर्स हु आर एबल प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट, वो वर्कर्स जो एबल होते हैं स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे, उनको फिक्स ड्यूरेशन दी जाती है। फिक्स ड्यूरेशन आर पेड एज पर द हाई वेज, एंड उनको किनको हाई वेज दिया जाता है? हाई वेज उनको दिया जाता है जो हमारे एज अ पेड, जो फिक्स ड्यूरेशन पे काम कर रहे हैं, फिक्स ड्यूरेशन पे उन्होंने ऑलरेडी नंबर ऑफ यूनिट्स पे काम करना है, उनको हाई वेज रेट दिया जाता है। जैसे मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया ना, कि हाँ बिल्डिंग का एग्जांपल, उसे बहुत टाइम तक काम करना है उस पर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उनको हाई वेज रेट प्रोवाइड करे। अब वैसे लोग जो दोज वर्कर्स को आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड ऑफ नंबर टाइम विद इन द सेम टाइम, वो सेम टाइम पर ही उनको पेड कर दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग जैसे इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं तो सेम टाइम पर उनको पे कर देते हैं, वेजेस उनको दे देते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिशियन का काम है या अलमीरा का काम है, फर्नीचर का काम है, वुड वर्क का काम है, तो हम लोग उसको साथ ही साथ पैसे दे देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? लोअर वेज रेट। ठीक है, लोअर वेज रेट उन्हीं को कहेंगे जब सेम टाइम उनको पे कर दो, विद द सेम टाइम आर पेड एज पर द लोअर वेज रेट। हायर पे वो रहते हैं जैसे लॉन्ग टाइम तक, जैसे बिल्डिंग्स बन रही होती है, फैक्ट्रीज बन रही होती है, कुछ भी बन रहा होता है, उस बेसिस पे उनको हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पे करते हैं, हायर वेज रेट पे करते हैं। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट द स्टैंडर्ड आउट पर डे 20 यूनिट्स एंड द 2 वेज रेट पर बी 5 पर यूनिट एंड 4 पर यूनिट इज फिक्स्ड। ठीक है, 20 यूनिट है पर डे का, ठीक है, 2 वेजेस हैं 5 पर यूनिट एंड 4 पर यूनिट। ए प्रोड्यूसेस 20 यूनिट्स अ डे एंड इन डूइंग सो ही अर्न्स 100 यूनिट्स, राइट। अगर एक वर्कर है, अगर एक वर्कर है, ठीक है, ये वर्कर है, ए है, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि 20 यूनिट्स मैं दूंगा, किसके? 5 रुपीज़। 20 यूनिट्स, यही लिखा हुआ था, देखो, 20 यूनिट्स इन अ डे एंड इन डूइंग सो ही अर्न्स 100। अब 100 कैसे हुआ? वो 100 इसको मल्टीप्लाई कर हो गया। अगर वो 20 यूनिट दे रहा है 5 रुपये की,
तो कितना हो गया, वर्कर ए कितना कमा रहा है, 100 रुपये, 100 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्कर बी प्रोड्यूसेस ओनली 18 यूनिट्स इन अ डे, उसको सिर्फ 18 यूनिट्स दी जा रहे हैं, हेंस विल ओनली 72। अब वर्कर बी जो है क्या कर रहा है, उसके पास उसको 18 यूनिट्स दी जा रही है और 4 यूनिट के अकॉर्डिंगली है, तो कितना हो गया, 72, 72 हो गया। ठीक है, तो इन दिस वे इवन थ्रू बी हैज़ प्रोड्यूस ओनली यूनिट लेस देन ए, द डिफरेंस इन देयर वेजेस। अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें, अगर ए और बी का हम लोग डिफरेंस निकालें तो देखा जा सकता है ए जो है बी से ज़्यादा दे रहा है, 100 दे रहे, ये 72 दे रहा है, राइट। अब 100 कैसे दे रहे, 72 कैसे दे रहे, क्योंकि उसने कहा कि मैं 18 यूनिट दूंगा 4 रुपये में, 18 यूनिट दूंगा 4 रुपये में, और इसने कहा मैं 20 यूनिट दूंगा 5 रुपये में, तो कौन ज़्यादा दे रहा है, ए। ठीक है, ए क्यों दे रहा है, यहाँ पे देखो डिफरेंस जो आ रहा है ना इन दोनों के वेजेस का, 28 आ रहा है। 100 में से 72 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 28। तो यही एक डिफरेंस है कि कौन ज़्यादा मेंटेन कर कर चल रहा है, कौन अपने वर्कर्स को ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है, वो बता रहा है। अब एज अ रिजल्ट लेस एफिशिएंट वर्कर विल बी मोटिवेट टू वर्क। कुछ एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं मोटिवेट होते हैं, एंड एफिशिएंट वर्कर विल बी मोटिवेट टू दे मेंटेन देयर एफिशिएंसी। एफिशिएंट वर्कर जो होते हैं वो मोटिवेट बहुत कम होते हैं। अगर हम लोग दोनों चीज़ें यूज़ करें ना, एफिशिएंट वर्कर विल मेंटेन देयर एफिशिएंसी भी लगाएं, अगर इफ़ेक्टिवनेस भी हो रहा है, एफिशिएंट लग रही है, ठीक है, एफिशिएंसी भी लग रही है, एफिशिएंट वर्कर्स जो होते हैं हमारे, उनको अगर हम लोग ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, हाँ इतना टास्क है, इतने बेसिस पे अपने काम करना है, तो ऑलरेडी वो क्या आएंगे, मोटिवेट होंगे। अगर लेस एफिशिएंट वर्कर विल बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर एंड एफिशिएंट वर्कर विल बी मोटिवेट टू मेंटेन देयर, अगर वो अपनी एफिशिएंसीज को मेंटेन कर कर चलेंगे, अगर वो एफिशिएंसी को अपनी मेंटेन कर कर चलेंगे तो ऑफकोर्स ही पता है वो मोटिवेट होंगे। क्लियर है, एनी डाउट, ओके। तो ये थोड़ा सा हमारा न्यूमेरिकल प्रोसेस आ गया था इसमें, बट इजी था, जो अच्छा था, कॉन्सेप्ट्स करने में समझ आया हमें, राइट। तो डिफरेंशियल यही बताता है कि आप वैसे उन लोगों को मोटिवेट करो जो काम भी करें और एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें, उनको एक्स्ट्रा वेजेस भी दो फिर, ठीक है। पर टेलर का यही है कि डिफरेंट कि मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ अगर मोटिवेट रहेगा तो ऑलरेडी अपने आप काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एनी डाउट, ओके। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, हमने ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो हम लोग मतलब कल की क्लास जो होगी उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस ही लाऊंगी, चाहे वो टेलर फ्योल इन सब के ही होंगे। हेनरी मतलब अगर हेनरी फ्योल के होंगे तो हेनरी फ्योल के मैं लिख दूंगी, टेलर के होंगे तो उसके लिख दूंगी। ये हेनरी फ्योल के इजी थे, इसके थोड़े से समझ तो आ गया आपको कॉन्सेप्ट, बट हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे ईजिली आराम से करेंगे, कोई जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको कहा था ऑलमोस्ट 25 हुए, 5 डेज़ हमारे पास पड़े हैं, तो 5 डेज़ हम इसी चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, इसी चैप्टर को 5 डेज़ के क्वेश्चन आंसर्स जो भी है इसी को अच्छे से करें, ठीक है। और अब मैं क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी, और जो MCQs होंगे वो भी डाल दूंगी, केस स्टडीज होंगे वो भी डाल दूंगी, सब डाल दूंगी इस बार, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने इतना नहीं दिया आपको मटेरियल जितना मैं इसमें दे दूंगी आपको इस बार, बट फर्स्ट चैप्टर का मैं नेक्स्ट बार जब मैं रिवीजन जब करवाऊंगी, मैंने आपको कहा था कि 1 घंटे की क्लास प्रॉपर होएगी, उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, केस स्टडीज, MCQ सब प्रोवाइड कराऊंगी इसमें, ठीक है। इसमें मैं साथ साथ ही आपको दे दूँगी, ओके। सो आज की क्लास
आई होप आपको क्लियर हुई होगी। हम यहीं तक एंड करते हैं आज की क्लास को, ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिवाइज कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस लेकर आऊँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस ही डिस्कस करें। ओके क्लास, थैंक यू।